आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था कि जब हम दो कैपेसिटर्स या दो कंडक्टर्स को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल नहीं हो जाते। हमने उस इक्वल पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल बोला हुआ था और ये भी देखा कि इस केस में चार्ज का जब ट्रांसफ़र होता है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का कितना लॉस होता है वी हैव कैलकुलेटेड एट द लास्ट क्लास। एनर्जी के लॉस का एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताना चाहता हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर। जब भी कभी आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं बैटरी से तो उस समय भी एनर्जी का लॉस होता है। कैसे लॉस होता है, कितना लॉस होता है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को ये समझ लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूँ कि आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि जिस समय हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, उस समय भी एनर्जी का लॉस होता है। कितनी एनर्जी का लॉस होता है इसे हम लोग देखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है मेरे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने इसको चार्ज नहीं दिया है। जब हमने इसको चार्ज नहीं दिया है तो इस समय इसका जो वोल्टेज रहेगा, इनिशियल वोल्टेज, अभी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसका 0 है और इनिशियल चार्ज वो भी अभी 0 है क्योंकि अभी मैंने कोई भी चार्ज इस पर नहीं दिया, तो ना तो इस पर चार्ज आया और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट हुआ है। अब मैंने क्या किया कि इसके दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़कर इसे चार्ज करते हैं। ये हमने बैटरी का सिंबल बना लिया है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। और मान लिया कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का, वो पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, विभवांतर बैटरी का V के बराबर है। तो जैसे ही आप कैपेसिटर से बैटरी को जोड़ते हैं, आपने ये पहले भी पढ़ लिया है जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे थे कि जैसे ही कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हम एक बैटरी के दोनों टर्मिनल्स से जोड़ेंगे, अगर ये सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसकी प्लेट्स के बीच विभवांतर उतना ही आ जाएगा जितना बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का है। या आप यूँ समझ सकते हैं ये प्लस से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर ये वाली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। और बड़ा सिंपल है, क्यों आना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, कैपेसिटर का शुरुआत में पोटेंशियल कितना था 0। पोटेंशियल हाई किसका है, आंसर है बैटरी का हाई है। बैटरी का पोटेंशियल शुरू में V है, कैपेसिटर का पोटेंशियल शुरुआत में 0 है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल लो, बैटरी का पोटेंशियल हाई। और आप जानते हैं अगर हाई और लो पोटेंशियल वाली बॉडीज़ को एक दूसरे से एक कंडक्टर के द्वारा हम कनेक्ट कर दें तो हाई पोटेंशियल बॉडी से चार्ज निकलकर लो पोटेंशियल बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं इससे चार्ज इसमें जाना स्टार्ट कर देता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से ये प्लेट जुड़ी है तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या प्रोसीजर है, कॉम्बिनेशन में हम पहले ही बताए कि जिक्र कर चुके हैं। प्लस चार्ज इसमें आएगा, ये इस प्लेट और पूरे कंडक्टर से उतने ही नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेगी। जो प्लस चार्जेस होंगे उनको ये रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो वो प्लस चार्जेस कंडक्टर से होकर माइनस में आ जाएंगे। ओके, ठीक। तो थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं, चार्ज यहाँ से जाना स्टार्ट हो गया और आप जानते हैं कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो अब इस कैपेसिटर का जो न्यू पोटेंशियल होगा, न्यू पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा V।
इसका V है तो इसका भी V हो जाएगा, और जब तक इसका पोटेंशियल V से कम रहेगा तब तक चार्ज जाता रहेगा। चार्ज तब तक जाएगा जब तक दोनों को पोटेंशियल्स आपस में इक्वल नहीं हो जाते। इसके पास न्यू चार्ज हमने मान लिया, Q आ गया, बैटरी ने यहाँ से Q चार्ज दिया तो इस पे Q चार्ज आ गया। ओके, अब आप ये देखिए कि बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है V, चार्ज कितना है इस पर Q। तो इसने, मैं फिर से एक चीज़ कि बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कितना दिया Q, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना क्रिएट किया V, तो बैटरी के द्वारा कैपेसिटर को दी गई एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, एनर्जी गिवन टू द कैपेसिटर बाय बैटरी। बैटरी कैपेसिटर को कितनी एनर्जी देगी ये हम लोग देखना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैटरी ने चार्ज कितना दिया है बेटा Q, इसके दोनों सिरों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट कर दिया है V, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, आंसर है Q इंटू V के बराबर एनर्जी दी है बैटरी ने। आपको याद होगा ये फॉर्मूला, मैं आपको फिर से बता दूं, एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन। एनर्जी मुख्य रूप से क्या होता है, कार्य, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सभी ने पढ़ा हुआ है। W अपॉन Q इज इक्वल टू V, देन व्हाट विल बी W, W विल बी Q इंटू V, और W वर्क डन ही एनर्जी होती है, तो Q इंटू V। और ये पिछली क्लास में भी, पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको नहीं याद है आप पन्ने पलट के देखेंगे, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा कि अगर बैटरी ने Q चार्ज दिया कैपेसिटर को, इसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V उसने क्रिएट किया, बैटरी ने Q चार्ज दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, आंसर है बैटरी ने एनर्जी दी Q मल्टीप्लाइड बाई V। अब एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर पे अगर Q चार्ज है, इसके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हम उसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसको मैं U डैश माने लेता हूँ, थोड़ा सा डिफर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। U डैश, आपने कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के कई फॉर्मूले पढ़े, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हाफ CV², आपने पढ़ा था। एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 Q इंटू V, आपने पढ़ा हुआ है। इस तरह से और भी फॉर्मूले, ये मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप C की जगह Q अपॉन V लिख दीजिए, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर V की जगह Q अपॉन C लिख दीजिए, एनर्जी का एक फॉर्मूला और मिलेगा 1/Q² अपॉन C। तो एक कैपेसिटर के द्वारा जितनी भी एनर्जी स्टोर की जाती है उन एनर्जी के ये फॉर्मूले हैं। मैंने इनमें से ये फॉर्मूला नोट कर लिया, 1/2 Q इंटू V। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए, बैटरी ने, मैं फिर से देखिए आपको बता दूं, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं बार बार आपको बोले दे रहा हूं कि बैटरी ने कैपेसिटर को दिया कितना अपने पास से, इसको देखिए। चार्ज दिया Q, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया V, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, उस एनर्जी का बीच में क्या होता है आई डोंट केयर, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि बैटरी ने अगर Q चार्ज दिया, V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो बैटरी ने कैपेसिटर को कितनी एनर्जी दी, U इज इक्वल टू Q इंटू V। हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। लेकिन क्योंकि हम पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करता है,
उसके हम ये 2-3 फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से एक फॉर्मूला हमने उठाया 1/2 Q इंटू V। ये एक फॉर्मूला है जो कि कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है। अब ध्यान से देख सकते हैं आप कि बैटरी ने कैपेसिटर को एनर्जी भेजी, अपने पास से अपनी एनर्जी खर्च की, कितनी? Q इंटू V एनर्जी इसको भेजी। कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई? 1/2 Q इंटू V एनर्जी स्टोर हुई। इट मीन्स कि बैटरी ने भेजी Q इंटू V, लेकिन इसमें स्टोर हुई केवल 1/2 Q इंटू V। कहाँ चली गई बाकी एनर्जी? आधी एनर्जी कहीं पर, यहीं पर लॉस हो गई। देखिए, आप देख सकते हैं Q इंटू V, ये सिर्फ 1/2 Q इंटू V है। इसका मतलब है बैटरी ने जितनी भी एनर्जी दी उसकी 1/2 एनर्जी ही सिर्फ कैपेसिटर के पास स्टोर हुई जा करके, बाकी आधी एनर्जी कहीं लॉस हो गई। कहाँ लॉस हो गई? अब शायद आप ये बात समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब बैटरी से एनर्जी चलती है तो कैपेसिटर तक पहुँचने के लिए या चार्जेस को कैपेसिटर तक पहुँचने के लिए बैटरी को जब चार्ज ही कैपेसिटर में पहुँचाती है तो बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है। वो जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है। तो आप ये हमेशा याद रख लें कि जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज भेजती है तो चार्ज को कंडक्टर में चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध आवेश को चलाने के लिए बैटरी को कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अपनी चालक तार में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है, इसलिए इसको आधी ही मिलती है। तो ये लॉस कहाँ पर हो जाता है? कंडक्टर में हो जाता है। तो आपको ये हमेशा याद रखिए, ये फैक्ट है बिल्कुल कि अगर बैटरी देती है 100 जूल एनर्जी तो कैपेसिटर के पास सिर्फ और सिर्फ 50 जूल एनर्जी ही पहुंचेगी, उसके पास पूरी 100 नहीं पहुंचेगी, आधी एनर्जी पहुंचेगी। इसको बहुत आपको याद रखना है। और आप सामने देख रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। और आपने देखा कि एक कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं उस समय भी एनर्जी का लॉस होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस होता है, आधी एनर्जी केवल कैपेसिटर को मिलती है। ओके, तो ये तो था हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर। बेटा आज हम लोग कुछ और भी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, क्योंकि इस लेसन में अब जब ये हम कंप्लीट कर चुकेंगे इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वैन डी ग्राफ जनरेटर हमारा बचता है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर भी हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज उससे पहले कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें देखना चाहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं इस लेसन में, न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज़ आपको बहुत याद रखना है। इसमें बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, संधारित्रों का व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत याद रखिएगा। इसमें एक साइंटिस्ट ही थे जिनका नाम व्हीटस्टोन था। मेनली ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये जो मेनली व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका, ये प्रतिरोधों के लिए बनाया गया था, रेसिस्टर्स के लिए बनाया गया था इसको। तो जब हम अगला लेसन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। उस समय हम व्हीटस्टोन की डिटेल बहुत अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को केवल टच कर रहा हूँ, मैं इसे ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज
वॉज मेड स्पेशली फॉर रेसिस्टर्स, और हम बात किसकी कर रहे हैं, कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपकी क्लास 12th में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करना चाहते हैं हम उसका। आप ध्यान से देखिए, उन्होंने जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे, उन्होंने किया ये था, जैसे कि मैंने बताया रेसिस्टर्स को जोड़ा था, पर हम यहाँ कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे। आप उसका सीधे अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, किस प्रकार की अरेंजमेंट उन्होंने की थी। उन्होंने जहाँ पर मैं कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ वहाँ उन्होंने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए थे। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है। हम कैपेसिटर की अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट की थी। इसमें इसके कैपेसिटेंस हम C1 मान लेते हैं, C2, इसका कैपेसिटेंस C3, इसका कैपेसिटेंस C4। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा सकते हैं और इसका कैपेसिटेंस हम C5 मान सकते हैं। लेट दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चतुर्भुज होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक चतुर्भुज है, अगर A ये B ये है, C तो कैपेसिटर होता है, लेकिन ठीक है क्योंकि यहाँ सब C1 C2 C3 C4 हैं। आप देखिए बेटा, एक A C B D, एक ये चतुर्भुज आप देख रहे हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा में हमने एक एक कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा हुआ है, C1 C2 C3 C4। इस चतुर्भुज का एक विकर्ण है CD, इस विकर्ण में भी हमने एक कैपेसिटर लगा के रखा है C5, और यहाँ से हम दोनों को सप्लाई देंगे A और B के बीच में। तो उन्होंने बताया ये, इसमें एक कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन बताई। बैलेंस्ड कंडीशन, हम इस ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन में बोल सकते हैं कि ये कंडीशन, ये कब बैलेंस माना जाएगा इसको ब्रिज। देखिए बताया प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, तो इसके साथ व्हीटस्टोन जुड़ा, ब्रिज क्यों जुड़ा इसके साथ? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ से इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, प्लस टर्मिनल माइनस, यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ पर चार्ज के जाने के दो रास्ते हैं, एक इस रास्ते से भी चार्ज जाकर B तक पहुँच सकता है, इस रास्ते से भी चार्ज जाकर B तक पहुँच सकता है। हाँ, ब्रिज क्यों कहा गया? आप यूँ समझ लें जैसे एक नदी का पानी है, बह रहा है, उसमें उसको दो रास्ते मिल गए, ऐसे रास्ते से आगे जाकर फिर नदी का पानी मिला, लेकिन हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में, तो ये क्या बन गया? एक पुल जैसा बन गया, एक ब्रिज जैसा बन गया। ऐसे ही चार्ज का एक रास्ता इधर से, चार्ज का एक रास्ता इधर से, और दोनों रास्तों को एक ये लाइन जोड़ रही है। आप देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। तो हमने इस पूरी अरेंजमेंट का नाम रखा व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रेजिस्टर्स के लिए बना था, तो मैं रेजिस्टर्स में ज़्यादा डिटेल करूँगा, यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसको कब कहा जाएगा कि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कंडीशन आप याद रखें, अगर C1 अपॉन C2 की वैल्यू C3 अपॉन C4 के बराबर होगी, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, AC और CB के बीच लगे धारिताओं का अनुपात AD और DB के बीच लगी धारिताओं के अनुपात के अगर बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। हम बोल सकते हैं दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ओके, आप चाहें तो इसको इधर ले आएं, आप इसकी एक दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं।
C1 अपॉन ये यहाँ ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन है। ओके, और व्हीटस्टोन ब्रिज किसका? कैपेसिटर्स का। अनबैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन जो होगी उसमें ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा, मीन्स C1 अपॉन C2 विल नॉट बी इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तब आप समझ जाइएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। ओके, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी है, हम रेजिस्टर्स में ही करेंगे चल के। हमें बैलेंस्ड कंडीशन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की वो हमको स्टडी करनी है, इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा, मीन्स ये बैलेंस है, मतलब C1 अपॉन C2, C3 अपॉन C4 इन दोनों का, और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, उस सिचुएशन पे पॉइंट C और D के पोटेंशियल्स आपस में इक्वल होंगे। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा? बैलेंस्ड कंडीशन में होगा पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। बिंदु C का विभव और बिंदु D का विभव आपस में बराबर होगा। अगर बिंदु C और बिंदु D का विभव आपस में बराबर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं इस रास्ते पे जो चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा? बताइए, सोचिए थोड़ा सा। पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल आपस में इक्वल है, तो C और D रास्ते पे चार्ज कितना फ्लो होगा और किधर से किधर फ्लो होगा? बहुत सिंपल है, मैं आपको याद दिला देता हूं। बिकॉज C एंड D हैज द सेम पोटेंशियल, और आपने पढ़ा है दैट चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पर तो C और D के पोटेंशियल सेम है, तो ना तो चार्ज C से D की ओर फ्लो होगा और ना तो चार्ज D से C की ओर फ्लो होगा। तो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज इन CD। There is no any flow of charge on CD। याद रख लें, CD पथ में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब अगर बेटा यहाँ चार्ज फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा, C से D या D से C वाले रास्ते पर कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते पर अगर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि C5 वर्क नहीं कर रहा है। भाई चार्ज बैटरी ने यहाँ भेजा, अब इस रास्ते पर इधर से या इधर से कोई चार्ज आया ही नहीं, इट मीन्स C5 ने कोई भी चार्ज स्टोर नहीं किया। अगर चार्ज स्टोर नहीं किया तो हम ये मान सकते हैं कि ये रास्ता यहाँ से डिस्कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये उस समय सर्किट में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, अपनी कोई भूमिका नहीं निभा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो इसकी कोई भूमिका सर्किट में है ही नहीं। अब अगर इसकी कोई भूमिका सर्किट में नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्टेड मान लेता हूँ, तो यह यहाँ से चला गया। अब इस पूरे सर्किट को देखें A से B के बीच में, आप ध्यान से देखें, A से B के बीच में दो रास्ते हैं, एक इस रास्ते से होकर चार्ज B तक चला जाएगा, एक इस रास्ते से होकर चार्ज B तक चला जाएगा। दो रास्ते हो गए, दोनों रास्तों में से C1 और C2 श्रेणी क्रम में हो गए। इधर से जब जाएंगे तो इससे और इससे चार्ज को होकर दोनों से जाना पड़ेगा, तो C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में हो गए। इधर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, इधर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, और ये लाइन फिर आपस में
पैरेलल में है, आप देखिए। क्योंकि अगर हम इधर से जाते हैं तो मुझे ए से बी तक पहुंचने के लिए इनसे जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैं इधर से जाता हूं तो इनसे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में आप इसको नोट कर लें, मैं ये नीचे वाली कंडीशन हटा देता हूं, तो इसको हटा दें। अनबैलेंस्ड कंडीशन अगर होगी तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के दूसरे मेथड हैं, हम उनको यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बैलेंस्ड कंडीशन को देखना चाहते हैं। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ, एट दैट कंडीशन C1 and C2 will be in series। ओके, अगर ये सीरीज में हैं तो इनका कोई ना कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी सी डैश, देन सीरीज में है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप सभी स्टूडेंट्स याद करें, 2 है और सीरीज में है, कॉम्बिनेशन में आपको ये बता चुके हैं हम। सी डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, इसके बाद C3 और C4 कौन सी कॉम्बिनेशन में है, ये भी सीरीज में है, क्योंकि जब इससे चलेंगे तो इसको भी पार आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं C3 एंड C4 will be also in series, ये भी सीरीज में है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मान लेते हैं कि इनकी जो तुल्य धारिता है दोनों की वो है C डबल डैश। उस समय C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। ओके, तो C1 और C2 सीरीज में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश, C3 C4 सीरीज में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश। अब ऊपर वाले रास्ते का इक्विवेलेंट C डैश, नीचे रास्ते का इक्विवेलेंट C डबल डैश। अब दोनों रास्ते आपस में कौन से क्रम में, पैरेलल में हैं। तो अब इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसे। What is the balanced condition of Wheatstone bridge? You must remember. Now C dash and C double dash are in parallel. मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पैरेलल में है, क्योंकि इस रास्ते का इक्विवेलेंट C डैश आया है, इस रास्ते का इक्विवेलेंट C डबल डैश आया है। अब अगर आप इस रास्ते से B तक जाएंगे तो इससे't की ज़रूरत नहीं है आपको, और इससे जाएंगे तो उससे जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी हालत में दोनों पैरेलल में होंगे। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बी C equivalent. So at that situation, because they are in parallel, so we can use the formula C equivalent is equal to C dash plus C double dash. What is the value of C dash? C dash is C1 C2 upon C1 plus C2, and what will be C double dash? C3 C4 upon C3 plus C4. Now you can calculate this. मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, मैं पूरी मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं। C1 C2
C3 प्लस C4 प्लस C3 C4 C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 multiplied by C3 plus C4. This is equivalent capacitance between AB. This is equivalent capacitance between the points A and B. ये इस सर्किट में A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो जब भी कभी इस तरीके का कोई भी सिचुएशन आपको मिले, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मूला बहुत आसान है बेटा, आप ध्यान से देखें। जब C1 और C2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके साथ C3 और C4 एडिशन में है, प्लस जब C3 C4 मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके साथ C1 और C2 एडिशन में है, अपॉन में एक ब्रैकेट में C1 प्लस C2 है इंटू C3 प्लस C4 है। तो याद करना बेहद आसान है। आपको जब भी कभी इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल मिलता है, डायरेक्ट आप A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आप इसमें बहुत सारी तरह तरह की कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस आपस में इक्वल हो तो क्या होगा, आप उनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दीजिएगा। अगर सबका कैपेसिटेंस C हो तो उस समय कंडीशन क्या आएगी, आप सब की जगह उनकी वैल्यू लिख करके सॉल्व करके देख सकते हैं। आप देख लीजिए कंडीशन ये है कि इफ़ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, अगर सब आपस में बराबर हैं और किसके बराबर हैं, C के, मीन्स यहाँ जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं उन सब के कैपेसिटेंस आपस में इक्वल हैं। और एक काम कर सकते हैं, C5 ये सब C के बराबर हैं। एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सब जगह C लिखते चले जाना है। C इंटू C स्क्वेयर, C प्लस C 2C, C स्क्वेयर इंटू 2C, C स्क्वेयर इंटू 2C करेंगे, दिस विल बिकम 2C क्यूब, प्लस इट इज अगेन C इंटू C स्क्वेयर इंटू 2C, C स्क्वेयर इंटू 2C, इट इज अगेन 2C क्यूब, अपॉन C प्लस C 2C, C प्लस C 2C, 2C मल्टीप्लाइड बाई 2C, 4C स्क्वेयर, 2C इंटू 2C, 4C स्क्वेयर। आप इसे सॉल्व करें, 4C क्यूब अपॉन 4C स्क्वेयर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ओनली C। आपने देखा कितना आसान और कितना इम्पोर्टेंट ये एक रिजल्ट हमको मिला कि अगर कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना है कैपेसिटर्स का और सारी कैपेसिटेंसेस वहाँ पर इक्वल कैपेसिटी के लगे हुए हैं, बाई चांस सब 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड के लगे हुए हैं, उस सिचुएशन पे A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। अगर सभी 4 4 4 4 लगे हैं, then what will be the equivalent capacitance between point A and B? It's very easy, it will be also 4 microfarad। जितने के ये सब है उतने का ही रिजल्ट भी आएगा आपका। तो अगर सब 4 4 के लगे हैं तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 ही आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या और भी कुछ देके पूछ सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, इसमें कभी कभी एग्जामिनेशन में जब देते हैं क्वेश्चन या कंपटीशन में क्वेश्चंस देते हैं तो वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए फिगर का शेप बदल देते हैं, फिगर का फॉर्म बदल देते हैं उसका। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी वो फिगर को ऐसा भी बना के दे सकते हैं,
एग्जाम में कभी कभी इस तरीके का फिगर भी बन के आता है। उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा पढ़ा हुआ है और ये तो इस तरीके का चित्र बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ से और यहाँ के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको ए मानेंगे और इसको उस समय हम क्या मान लेंगे, बी। देखिए बेटा है वही चीज़ बिल्कुल, ए यहाँ पर सी मान लेंगे और यहाँ डी। थोड़ा सा आप इसे तिरछा करके रखेंगे, वही कंडीशन आ जाएगी। चतुर्भुज इसमें भी बना है, ए सी बी डी, सभी भुजाओं में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर C1 C2 C3 ये C4 और ये C5 है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये C5 में कोई चार्ज नहीं जाएगा, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये C5 इसमें कनेक्ट ही नहीं है, क्योंकि जब उसमें चार्ज ही नहीं जाएगा तो वो चार्ज स्टोर भी नहीं करेगा, यानी कि वो सर्किट में कोई भी भूमिका नहीं निभा रहा है। तो हम चाहें तो उसको हटा हुआ भी मान सकते हैं, ऐसा फिगर भी दे सकते हैं वो आपको। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, इस तरीके से भी आपको वही चीज़ कैलकुलेट करनी है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से इरेज करता हूँ, कुछ और नई चीज़ देखते हैं ज़रा। एक और भी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप सभी बच्चे इसे गौर से देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस दिखाऊंगा, आप सभी गौर से देखें। फिगर से रिलेटेड कंडीशन नंबर 1, मैंने इस तरह से कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया। एक कैपेसिटर ये जिसकी कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। आप बता सकते हैं ये कैपेसिटर्स का किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, देखिए और बताइए इसमें किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये बताइए मुझे। कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप सभी देख रहे होंगे कि इसमें एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, फिर इसकी दूसरी अगले की पहले से जुड़ी हुई है। ऑब्वियसली आप ये कहना चाहते हैं कि ये कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी संयोग है। अगर श्रेणी संयोग है तो बिंदुओं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे। लेट सी बी the equivalent capacitance between A and B। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा इसी में चेंज देखिए। कंडीशन 2, मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करके आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा वही बिल्कुल फिगर मैंने बना दिया है। यहाँ पे ये C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस और C3 आप देखें सेम फिगर है। यहाँ पर पॉइंट हमने ए मान लिया और यहाँ पर पॉइंट हमने मान लिया बी। इसमें एक छोटा सा बदलाव एग्जामिनेशन में दिए गए क्वेश्चन में कर देते हैं और बच्चे हमेशा बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, यहाँ से एक कंडक्टर निकालेंगे और वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से एक कंडक्टर निकालेंगे और वो आकर के इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे।
और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो क्योंकि बच्चे तो एक लाइन में जुड़े हुए कैपेसिटर्स देखने लगते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर भी सारे के सारे कैपेसिटर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसमें सीरीज बताया आपका गलत हो गया। कैसे, आप देखिए, मैं यहाँ पर भी दो चीज़ों की बात करूँगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके, आप ध्यान से देखें इस पॉइंट को। अगर मैं एक पॉइंट को सी मान लेता हूँ, एक पॉइंट को मैं डी मान लूँ, या ना भी माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर तीन कैपेसिटर हैं, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, अब ज़रा गौर करिएगा। ऐसे आप देखें, पहले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉइंट ए से कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉइंट ए से कनेक्ट है, तीसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट भी तो बेटा पॉइंट ए से कनेक्ट है। देखिए अब ज़रा फिर से मैं बताता हूँ, पहले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉइंट ए से कनेक्ट है, दूसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और तीसरे की ये वाली प्लेट। आप देखिए दोनों से कंडक्टर्स आए हैं और यहाँ के पॉइंट ए में ही कनेक्ट हैं। देखा आपने? तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ा है। और देखिए पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को देखिए, ये वाली प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट। तीनों प्लेट्स का कनेक्शन देखिए, ये इस कंडक्टर से जुड़ा, ये भी इस कंडक्टर से जुड़ा और यहाँ पर ये कंडक्टर आकर बिंदु बी से जुड़ा और ये भी इससे जुड़ा। क्या देखा आपने? तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है और तीनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी हैं। ये किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है? जब तीन कैपेसिटर सर्किट में लगे हों, तीन कैपेसिटर लगे हों, तीनों की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी होती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आप याद करिए थोड़ा सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपने कनेक्ट किया था तो वहाँ पर कुछ ये वाला चित्र आपने बनाया था, ऐसा फिगर बनाया हुआ था। तो इसमें भी आप क्या देखते थे? तीनों कैपेसिटर्स की एक 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 प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है, तीनों कैपेसिटर की दूसरी 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 प्लेट एक दूसरे बिंदु से जुड़ी है। यहाँ पर भी तो वही हो गया इनडायरेक्टली। आप देखें, इसकी ये वाली प्लेट, इसकी ये वाली प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट, तीनों संधारित्र की एक एक प्लेट आकर के बिंदु ए से जुड़ी, तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटें ये वाली और ये वाली दूसरे बिंदु बी से जुड़ी। तो अब ये कैपेसिटर्स कौन से क्रम में आ गए? अब ये कैपेसिटर पैरेलल ऑर्डर में आ गए बेटा, याद रखिए। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो अगर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है या सी इक्विवेलेंट आप मान लीजिए, तो उस समय इसका फॉर्मूला लगेगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इसका एक स्पेशल केस हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तीनों संधारित्रों की एक प्लेट एक बिंदु से, तीनों की दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़े, वो पैरेलल ऑर्डर होता है और यहाँ पर चेक करके आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी में एक कंडीशन और मैं लेके दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए जरा। उसमें फिर से बेसिक फिगर आपका सेम यही रहेगा। ऐसे यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर है पॉइंट बी।
वही सेम कनेक्शन बिल्कुल। फिर से देखिए, हमने जोड़ा नहीं, कौन सा क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने एक कंडक्टर लिया और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया, अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ये सीरीज, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस लाइन में भी मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी एक कैपेसिटर में लगाना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये पहले से ही हम मान चुके हैं C1, C2, C3, इनको माने ले रहे हैं C4 और C5। ओके, अब इस तरह से हमने फिगर बना दिया। आपने देखा, उसी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके बना रहे हैं। अब ये कैसा है, आप चेक करिए इसको। मैं आपको बता देता हूं पहले से ही, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाता है। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाता है बेटा। कैसे, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। इसके एक तरफ A है, दूसरी तरफ B है, और ये जो दो बिंदु यहाँ पर हैं, इनमें से एक को मैं C और एक को D माने ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखिएगा कैसे ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसके एक तरफ बिंदु A है, दूसरी तरफ बिंदु B है, बीच में दो जंक्शन और मिली मुझे, जहाँ पर एक C है और एक D है। अब मैं आपको देखिए ध्यान से दिखाता हूँ। आप देखिए बेटा, पॉइंट A और C के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C1। A और C के बीच में C1, A और C के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है C1। ओके, C और D के बीच में आप देखिए एक कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटेंस है C2। चित्र को ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें फिगर, C और D के बीच में C2 कनेक्ट है, C और D के बीच में, C और D के बीच में C2 कनेक्ट है। ओके, फिर D और B के बीच में देखिए, D और B इनके बीच में देखें एक कैपेसिटर कनेक्ट है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। D और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। इतना कर लिया हमने। अब और देखें, A और D के बीच में भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। A से D के बीच में देखिए एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ जिसका कैपेसिटेंस C4 है। A और D के बीच, A और D के बीच में C4। यहाँ C और B के बीच में भी देखिए, C और B के बीच एक ये वायर लगी हुई है, उस रास्ते में भी एक कैपेसिटर है C5। C और B के बीच में, C और B के बीच में भी एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C5। सारे हो गए C1 से C5 तक, C1, C2, C3, C4, C5, सारे के सारे आ गए। और आपने फिगर में देखा किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा ही वर्सेटाइल एंड मल्टीलेटरल फिगर है। आप सभी स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके के फिगर बहुत देते हैं, क्योंकि बच्चे को तो सीधे सीधे लाइन में जुड़े हुए को सीरीज याद रहता है, तो वो ऐसा दे देते हैं और उसको कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सा कैपेसिटर कहाँ से कनेक्ट होगा, ये भी है बेटा, आप याद रखें। और इसकी बैलेंस्ड कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इस फिगर के मुताबिक C1/C5 मस्ट बी इक्वल टू C4/C3, तब ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी अभी हमने बताया था, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा के बताइए मुझे। उसमें फॉर्मूला था C1 × C2 C3 + C4। इसमें फॉर्मूला आएगा
C1 इंटू C5 C4 प्लस C3 प्लस C4 इंटू C3 C1 प्लस C5 अपॉन C1 प्लस C5 इंटू C4 प्लस C3। ये उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो हमने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ये तरह तरह के फिगर्स मैंने देखे बना के बेटा दिखाया आपको। दिस आर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स। आप इन सबको ध्यान रखें, पहचानें। ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है सीरीज में सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है और अगर ऐसा बना के दे दिया जाए तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है आपका। और उस सिचुएशन पे ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो आप यहाँ से फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई कुछ और भी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अब वो बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर पे। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से देखें। आप अपनी बुक से न्यूमेरिकल से ट्राई भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर भी ऐसे ऐसे मिलते हैं क्वेश्चंस, नॉर्मली सीरीज मिलता है, नॉर्मल पैरेलल मिलता है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो करते हैं ऐसे करके, तो भी आप ये सब यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर पे हम और भी कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें लेके आएंगे जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं वो। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। आप इन्हें लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।